नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पीकेएस एडुटेरिया में। आज हम दिल्ली विश्वविद्यालय के बीए प्रोग्राम सेकेंड ईयर यानी जो थर्ड सेमेस्टर है उसके सेक के पेपर की शुरुआत हम करेंगे, उसके सिलेबस की शुरुआत हम करेंगे, जिसे हिंदी में हम रचनात्मक लेखन या इंग्लिश में हम उसे क्रिएटिव राइटिंग कहते हैं। उसके सिलेबस की शुरुआत आज हम करेंगे। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि यूनिट 1 के अंतर्गत हमारे सामने रचनात्मक लेखन, अवधारणा, स्वरूप एवं सिद्धांत हमारे सामने आता है, जिसके अंतर्गत हमें भाव एवं विचार की रचना में अभिव्यक्ति की प्रक्रिया, अभिव्यक्ति के विविध क्षेत्र में साहित्य, पत्रकारिता, विज्ञापन, भाषण, लोकप्रिय संस्कृति, लेखन के विविध रूप में मौखिक लिखित, गद्य पद्य, कथात्मक कथेत्र, नाट्य पाठ्य, बाल लेखन हमें पढ़ना होगा। तो आज इस वीडियो के अंतर्गत हम ये दो चीज़ें पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता देना चाहती हूँ कि आज हम इस वीडियो में पार्ट 1 के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे। पहले हम रचनात्मकता क्या है उसके बारे में जानेंगे। उसके पश्चात हम रचनात्मक लेखन क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। फिर हम देखेंगे कि विभिन्न आलोचकों या रचनाकारों के रचनात्मक लेखन के अंतर्गत क्या विचार हैं उसको हम जानेंगे। उसके पश्चात हम रचनात्मक लेखन के जो स्तंभ हैं या बिंदु हैं, जो मुख्य स्तंभ हम कहते हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। उसके पश्चात हम रचनात्मक लेखन के विस्तार के लिए कौन से आवश्यक बिंदु हैं उनके बारे में हम जानेंगे। तो एक बात जान लेना ज़रूरी है कि ये जो वीडियो है थोड़ी लंबी भले ही हो, लेकिन हर एक चीज़ को खोलकर पढ़ाया जाएगा, हर एक चीज़ को खोलकर बताया जाएगा, यानी विस्तार से हर एक चीज़ का व्याख्या की जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं, अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि रचनात्मकता क्या होती है, यानी व्हाट इज़ क्रिएटिविटी। जो मैंने कुछ एग्जाम्पल्स उठाए हैं जिनके माध्यम से हम देखेंगे कि रचनात्मकता किन चीज़ों से बनती है या क्या कैसे उनका जन्म होता है। एक रचनात्मकता होती है जो शौक के कारण, अपने पैशन के कारण पैदा होती है। जैसे यहाँ पर कोई पेंटर है, उसने यहाँ पर कलर्स का इस्तेमाल करके भी रचनात्मकता ही दिखाई होगी, लेकिन उसने यहाँ पर जो ये चिप्स का इस्तेमाल किया है, यहाँ पर जो न्यूज़पेपर का इस्तेमाल किया है, यहाँ फ्रेंच फ्राइज़ और सॉस का इस्तेमाल करके इसको और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाया है, और भी ज़्यादा रचनात्मकता यहाँ पर शो की गई है। तो ये रचनात्मकता ही हमारे सामने है। दूसरी ओर जो दूसरी रचनात्मकता होती है जो मजबूरी में पैदा होती है, जिसे हम जुगाड़ भी कहते हैं। पहले फोटो में हम देख सकते हैं कि एक मजबूर पिता अपने दोनों बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए साइकिल पर जा रहा है, और इस बॉक्स का इस्तेमाल किया गया है ताकि दोनों बच्चे आराम से बैठकर स्कूल जा सकें। तो ये एक जो ये साइकिल पर ये बॉक्स फिट किया गया है ताकि बच्चे इधर उधर ना गिरें, तो ये रचनात्मकता का जन्म ही यहाँ पर हुआ है। ये रचनात्मकता ही हमारे सामने आई है। दूसरी ओर हम देखें कि इस फोटो में किसान के पास कह लीजिए हल नहीं था, या हल के लिए बैल नहीं थे, या फिर कह लीजिए ट्रैक्टर नहीं था। तो यहाँ पर बाइक के साथ जो ये जुगाड़ किया गया है खेत जोतने के लिए, ये भी एक प्रकार की रचनात्मकता ही है या जुगाड़ ही है। तो ये जुगाड़ ही हमारे सामने आते हैं। तो कुछ और मैंने उठाया, जैसे चूल्हा है, ये ज़्यादातर जो गांव में देखने को मिलता है। जब हम चूल्हे पर खाना बनाते हैं तो आँखों में धुआं जाना आम बात होती है। तो यहाँ पर आँखों में धुआं न जाए इसलिए जो ट्रैक्टर का धुआं निकालने वाला होता है, इसका इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है ताकि धुआं आँखों में न जाए और खाना आराम से पका सके। दूसरी ओर ये जो इस फोटो में दिखाया गया है कि प्रेस के साथ रोटी पकाई जा रही है, ये भी एक प्रकार से रचनात्मकता ही है, एक प्रकार का जुगाड़ ही है खाना पकाने के लिए। तो हमने जाना कि रचनात्मकता क्या होती है। रचनात्मकता को हम मूवीज़, सीरियल्स, न्यूज़ या फिर न्यूज़पेपर, फोटोग्राफी, फैशन शो इत्यादि ऐसी तमाम चीज़ें हैं जिनके अंतर्गत हम इस रचनात्मकता को देख सकते हैं, क्रिएटिविटी को देख सकते हैं। ये जो चीज़ें हैं इनका तो बेस ही क्रिएटिविटी से शुरू होता है। हर एक चीज़ के अंदर यहाँ पर रचनात्मकता हमें दिखाई देती है। तो रचनात्मकता को देखने के लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हमें दूसरे देश में या दूसरे ग्रह पर जाना पड़ेगा, नहीं। ये हमारे आसपास ही होती है और हमारे आसपास ही इसका जन्म होता है। बस उसे देखने के लिए एक नज़रिए की ज़रूरत होती है, एक जिज्ञासा की ज़रूरत होती है। तो हमने जाना कि रचनात्मकता क्या होती है। अब हम देखेंगे कि रचनात्मक लेखन क्या होता है।
तो रचनात्मक लेखन को हम सृजनात्मक लेखन भी कहते हैं। यानी सृजनात्मक यानी जो सजाया हुआ लेख होता है उसको सृजनात्मक लेखन कहते हैं। क्रिएटिव राइटिंग इसको हम इंग्लिश में कहते हैं। अगर हम साधारण शब्दों में कहें तो शब्दों प्लस बनावट का खेल ही रचनात्मक लेखन होता है। हम लेखन किस चीज़ से करते हैं? शब्दों से, यानी हम लिखते शब्दों से ही हैं। तो शब्दों की जो बनावट का खेला जाता है, जो मतलब ऐसा कह लीजिए कि किस शब्द को कहाँ पर किस तरीके से परोसना है, रखना है, उसको जो खेल है वो बनावट का, उसको रचनात्मक लेखन कहा जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल है कि मैं ये कहूँ कि मेरे चक्षु में दर्द हो रहा है तो थोड़ा अटपटा लगेगा, गलत सा लगेगा हमें। लेकिन मैं ये कहूँ कि मेरी आँख में दर्द हो रहा है तो ये यहाँ पर शब्द का सही प्रयोग किया गया है। ऐसे ही अगर कहीं पर लिखा हो, जैसे हम देखते हैं कि भाई नेत्रदान, वहाँ पर अगर हम देखेंगे कि चक्षुदान, तो इतना अच्छा नहीं लगेगा, वो शब्द इतना वहाँ पर बैठा नहीं है, फिट नहीं हो पा रहा है, तो उसको वहाँ पर नहीं रखा जा सकता। ऐसे ही रक्तदान की जगह हम अगर खूनदान लिख दें तो शायद ही कोई वहाँ पर जाए, क्योंकि वे कहेंगे कि जिसे रक्त और खून में मतलब डिफरेंस ही नहीं पता कि शब्द का कहाँ यूज़ करना है, तो कौन वहाँ जाएगा। तो यही रचनात्मक लेखन के अंतर्गत होता है। जो शब्दों के साथ बनावट का जो खेल रचा जाता है उसे ही रचनात्मक लेखन कहते हैं। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैंने लिया है, जो अंग्रेजी वर्णमाला सीखने के लिए एक रचनात्मकता का एक तरीका ही है। ये जो आपको बहुत पसंद भी आएगा शायद। हम ए फॉर एप्पल ऐसे भी लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पर रचनात्मकता हमें दिखाई नहीं देती क्योंकि ये सिंपल एप्पल है। यहाँ से हमें ये नहीं पता चल रहा कि ए से क्या चीज़ बनती है, क्या हम कह सकते हैं। लेकिन जो इस फोटो में दिखाया गया है कि ए फॉर एरोप्लेन होता है, ए फॉर एप्पल होता है, ए फॉर एरो होता है, ए फॉर आंट होता है, ए फॉर आर्म होता है, इन चीज़ों के बारे में बताया गया है। तो ये रचनात्मकता ही है। साथ ही मतलब आर्म दिखाई गई है, एप्पल दिखाई गई है, एरोप्लेन, एरो, आंट, ये सब चीज़ें दिखाई गई हैं, तो ये रचनात्मकता ही है। सिंपल ए फॉर एप्पल और क्रिएटिव ए फॉर एप्पल में आपको अंतर पता चल ही गया होगा। तो यही रचनात्मक लेखन के अंतर्गत आता है कि जो चीज़ सजा कर प्रस्तुत की जाए वही रचनात्मक लेखन या सृजनात्मक लेखन कहलाता है। जैसे हम कहें शायरी, कविता, उपन्यास, कहानी, निबंध, यात्रा वृत्तांत, आत्मकथा, पत्रकारिता इत्यादि जो सब लेखन के कार्य हैं, यानी जो लिखे जाते हैं, वे सभी इसी के अंतर्गत आते हैं। ये रचनात्मक लेखन के अंतर्गत ही आते हैं, क्योंकि वो सब लिखे ही जाते हैं। और लिखे किस चीज़ से जाते हैं? शब्दों से। और जो शब्दों का खेल होता है वही रचनात्मक लेखन होता है। शायरी की बात कर लीजिए, चंद लाइनों के माध्यम से हम अपने इमोशंस को प्रकट कर देते हैं। हम दुखी होंगे तो थोड़ी दुखी सैड वाली शायरी कहेंगे, हम खुश होंगे तो खुशी या थोड़ी सी अच्छी शायरी बोलेंगे। इसी तरह कविता देख लीजिए, छोटी बड़ी कविता, कोई सी भी कविता हो, उसमें हम देखेंगे कि लय तुकबंदी के साथ हम अपने भाव को कैसे प्रकट करते हैं। कई बार कविता के माध्यम से सांकेतिक रूप से भी हम कुछ और कहना चाहते हैं। तो ये एक शब्दों की जो बनावट का खेल है, यही रचनात्मक लेखन कहलाती है। इसी तरह इनके अंतर्गत भी यही आता है। तो हमने जाना कि रचनात्मक लेखन क्या होता है, लेकिन पेपर में लिखने के लिए हमें कुछ जो रचनाकार या आलोचक हैं उनकी डेफिनेशन लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे हमें अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो हम देखेंगे कि जैसे हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न होता है, अलग होता है, वैसे ही उसके सोचने की क्षमता भी दूसरे व्यक्ति से अलग ही होती है। सबकी अपनी सोचने की क्षमता भिन्न भिन्न है। मैं कुछ सोचूंगी, दूसरा कुछ सोचेगा, तीसरा कुछ सोचेगा, तो सबकी जो सोचने की क्षमता है अलग है, सबके विचार अलग हैं। यही बात रचनात्मक लेखन को लेकर भी यहाँ पर कुछ जो रचनाकार हैं उनकी भी जो परिभाषा उन्होंने दी है वो अलग अलग ही है। तो चलिए शुरू करते हैं इनकी परिभाषा के बारे में जानना। सबसे पहले प्लेटो। प्लेटो ने कहा है कि कवि स्वयं कविता नहीं लिखता, बल्कि दैवीय प्रेरणा के कारण वह कविता लिख पाता है। अर्थात इनका कहने का मतलब यह है कि जन्मजात से ही किसी बच्चे के अंदर कविता, जो मतलब कवि या रचनात्मकता होती है, वह स्वयं अपने आप नहीं लिखता, बल्कि दैवीय प्रेरणा के कारण ही लिख पाता है। दूसरा है हमारे सामने अरस्तु। अरस्तु ने कहा है कि काव्य के मूल में अनुकरण को मानते हैं।
वे काव्य के मूल में अनुकरण यानी कॉपी करने को मानते हैं। सृष्टि ईश्वर ने बनाई है, कवि अपनी प्रतिभा के द्वारा उसे पुनर्सर्जित करता है। सृष्टि ईश्वर ने बनाई है अर्थात यानी यहाँ वही बात कह दी कि जन्मजात से होती है, तो कवि अपनी प्रतिभा के द्वारा उसे पुनर्सर्जित करता है, यानी प्रैक्टिस के कर करके उसमें और सृजनात्मकता लाता है और उससे क्रिएटिव बनाता है। तो ये कही थी अरस्तु ने। इसके पश्चात हमारे सामने हावर्ड फास्ट आते हैं, जिन्होंने रचनात्मकता के बारे में कहा है कि रचना को जीव जगत का यथार्थ का ऐसा भावनात्मक यानी इमोशनल एवं संवेदनात्मक रूप संवेदनात्मक यानी जो महसूस करना होता है। तो रचना को जीव जगत के यथार्थ का ऐसा भावनात्मक एवं संवेदनात्मक रूप कहते हैं जिसमें मानव सृष्टि की समग्रता विद्यमान होती है। जीवन के यथार्थ को अपनी सृजनात्मक प्रतिभा यानी जो रचनात्मकता प्रतिभा है, जो क्रिएटिविटी है उसके अंदर, उसके कारण गहरे संवेदना यानी जो वो महसूस कर रहा है और कल्पना के मिश्रण द्वारा यानी थोड़ी बहुत कल्पना करके भी उसके द्वारा भी ऐसा रूप प्रदान करता है कि रचना यथार्थ जगत का प्रतिबिंब दिखाई देती है। मतलब इन चीज़ों का मिश्रण करके वो इस तरीके से हमारे सामने प्रस्तुत करता है कि वो हमें रियल लगता है कि सचमुच में ही ऐसा ही है। तो ये हावर्ड फास्ट ने कही है। अब हिंदी के प्रसिद्ध कवि हैं अज्ञेय जी, जिन्होंने कहा है कि रचना प्रक्रिया का अदृश्य मानसिक रूप की में देखते हैं। उनके अनुसार यह सृजनात्मक प्रतिभा व्यक्ति में जन्मजात से होती है। उन्होंने यही कहा है कि ये जो सृजनात्मक प्रतिभा है ये व्यक्ति में जन्मजात से ही होती है। इसके पश्चात हमारे सामने मुक्तिबोध आते हैं। मुक्तिबोध कहते हैं कि मुक्तिबोध रचना प्रक्रिया के मूल में संस्कृति प्रक्रिया को मानते हैं, जिसके 3 चरण हैं। 3 चरण में उन्होंने इस जो रचनात्मक प्रक्रिया इसको बांट दिया है, जिसमें पहले चरण में लेखक जीवन के अनुभूत क्षणों को मानसिक क्रिया के रूप में रूपांतरण करता है। यानी जिस लेखक जो लिखना चाहता है, जो अनुभूत क्षणों को वो लिखना चाहता है, उनको पहले वो सोचता है, वो मानसिक क्रिया कर रूप में रूपांतरण करता है कि मेरे को क्या क्या कैसे कैसे लिखना है। उसके बाद वह उसकी निजता का साधारीकरण करता है, यानी जो वो सोच रहा है फिर उसका वो साधारीकरण कर देता है कि उसको साधारण कैसे प्रस्तुत करना है वो कर देता है। अंत में रूपांतरण की यह क्रिया शब्दबद्ध क्रिया तक पहुंच जाती है। शब्दबद्ध क्रिया तक पहुंचना यानी उसे कागज पर उतारने, तो इसे ही मुक्तिबोध रचना प्रक्रिया कहते हैं। तो मुक्तिबोध इसे ही रचना प्रक्रिया कहते हैं 3 चरणों में बांटकर। वास्तव में सृजनात्मक धरातल पर रचना प्रक्रिया शिशु जन्म से ही होती है, जो हो जाती है क्योंकि उसे होना ही होता है। तो ये मुक्तिबोध ने कहा है। तो इनमें से अगर हम 2 डेफिनेशन पेपर में लिखेंगे तो हमें अच्छे मार्क्स मिलने की संभावना बढ़ेगी। और एक बात ध्यान रखने की है कि ये ऐसे की ऐसे ही लिखी जाएगी, इनमें हम कुछ गड़बड़ नहीं कर सकते, इनमें हम अपने आप से कुछ ऐड या घटा नहीं सकते। जैसा मैंने लिखा है वैसे ही लिखना होगा पेपर में। अब हम देखेंगे कि रचनात्मक लेखन को लिखते समय हमें किन घटकों को ध्यान में रखना चाहिए या किन बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए। तो सामान्यतः हमें 4 घटकों को ध्यान में रखना चाहिए, जिसमें नंबर 1, 2, 3 और 4 ये 4 घटक हमारे सामने आते हैं। लेखक की यह रचना की पूर्व प्रक्रिया अनेक सत्रों पर अनेक सृजनात्मक बिंदुओं का सहयोग लेकर चलती है, जिसमें ये भावनात्मक संवेदना, वैचारिक मंथन, कल्पना और भाषिक कलेवर हमारे सामने आते हैं। भावनात्मक संवेदना के अंतर्गत निश्चित रूप से रचना के मूल में ही रहती है, क्योंकि हम उसके जिसके बारे में लिख रहे हैं, जो हमारे इमोशंस हैं, असलियत में तो वो ही हमारे सामने होता है कि भाई जिसके बारे में हम लिख रहे हैं तो वो केंद्र में ही रहेगा। वैचारिक मंथन उसे अभिव्यक्ति का आधार देता है, यानी हम सोचते हैं, जो हमारे वैचारिक मंथन है वो अभिव्यक्ति का आधार देता है कि हमें उसे लिखना है या बोलकर कैसे प्रकट करना है, हमें कैसे अभिव्यक्त करना है, वो काम करता है। जब हम वैचारिक मंथन करते हैं तो यहीं पर अक्सर कल्पना आकर जुड़ जाती है और अंत में उसे भाषिक क्लेवर से सुसज्जित कर रचना के रूप में पाठकों के सुदृश्य प्रस्तुत किया जाता है।
पाठकों के सामने प्रस्तुत किया जाता है। तो यानी ये जो 4 चीज़ें हैं, इनके साथ रचनात्मकता बनती है। अगर हम इनको एक डेफिनेशन के रूप में लेकर चले तो जब ये संवेदना यहाँ से उठा ली गई, वैचारिक मंथन यहाँ से उठाया गया, कल्पना यहाँ से, और भाषिक क्लेवर भाषा के धरातल पर ये यहाँ से। तो जब संवेदना वैचारिक मंथन से गुजरते हुए कल्पना का सहारा लेकर भाषा के धरातल पर अभिव्यक्त होती है, तो उसे ही रचना की संज्ञा से अभिहित किया जाता है। तो ये इनकी जो ये डेफिनेशंस है, ये यहाँ पर हमने क्लियर कर दी कि कैसे किस चीज़ को क्या कहा जाता है। हमने देखा कि ये होता भाई, ये जो 3 हैं, ये पहले 3 हैं, जो पहले 3 चरण हैं, ये हमारे मानसिक चरण होते हैं। क्योंकि जो संवेदना जो हम महसूस करते हैं वो हमें ही पता है, सामने वाला ये नहीं कह सकता कि हम क्या महसूस कर रहे हैं। जो वैचारिक मंथन यानी जो हम सोच रहे हैं वो हमें ही पता है, सामने वाले को कुछ नहीं पता है कि हम क्या सोच रहे हैं। जो हम कल्पना कर रहे हैं उसको भी हमें ही पता है, सामने वाला उसके बारे में कुछ नहीं बता सकता। तो ये जो 3 है ये हमारे अंदर की प्रक्रिया होती है। परंतु जो चौथी स्थिति है यानी भाषिक क्लेवर है, यहीं से संरचना में लेखक का कलात्मक कौशल अभिव्यक्त होता है। कलात्मक कौशल यानी उसने कैसे अभिव्यक्त किया है, किन शब्दों के साथ कौन सी बनावट का इस्तेमाल करके प्रस्तुत किया है, यहीं से हमें पता चलता है। क्योंकि ये जो पहली 3 स्थितियां हैं इनको हम नहीं पढ़ सकते, नहीं जान सकते, लेकिन जो भाषिक क्लेवर है, जिस भाषा का प्रयोग करके वो उसे पन्ने पर उतारता है, वहाँ से हम लेखक के बारे में जान सकते हैं, उसकी कलात्मक कौशल के बारे में जान सकते हैं। हम देखते हैं कि जो उसकी संवेदनाओं का जो भाषा के साथ कितना तारतम्य बैठ पाता है, यानी जो वो महसूस कर रहा है लिखते समय, उसके साथ जो उसने भाषा यूज़ की है उसके साथ उसका कितना तारतम्य यानी जो जुड़ाव में होता है वो कितना बैठ पाता है, या भाषा लेखक की भावभूमि को कितनी कुशलता से पाठकों तक संचारित कर पाती है, यानी जो वो कहना चाहता है वो पाठक कितनी कुशलता से कितनी जल्दी समझ पाते हैं। यह लेखक की रचना कौशल की वास्तविक कसौटी होती है। क्योंकि ये जो ऊपरले 3 हैं ये तो वैचारिक उसके जो मन के बात है, लेकिन भाषिक क्लेवर से ही हमें उसके बारे में पता चलता है, तो यही उसकी वास्तविक कसौटी होती है। भाषा वास्तव में लेखक के रचनात्मक व्यक्तित्व का आईना भी होती है। क्योंकि भाषा पर हम जैसे मान लीजिए कि कोई हरियाणा का व्यक्ति है, तो हम उससे ये उसकी भाषा से ये अंदाज़ा लगा लेते हैं कि भाई ये थोड़ा लड़ाकू टाइप का है, ये कैसा है। तो इसी प्रकार हम भाषा जो उसने लिखी है तो उसके हिसाब से हम उसका आईना मान लेते हैं कि जैसा वो व्यक्ति है उसने उसी भाषा का प्रयोग करके लिखा है, तो वो इस प्रकार आईने का काम करती है। क्योंकि कहा जाता है कि रचनात्मक धरातल पर शब्द का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता। हमें पता ही है कि भाई एक शब्द के भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं, तो ये भी यहाँ पर भी यही बात कही गई है कि जो शब्द का है कोई निश्चित अर्थ नहीं होता। यह लेखक के रचनात्मक सामर्थ्य पर निर्भर करता है कि वह शब्दों के अर्थ को कहाँ तक ले जाता है, यानी यह लेखक पर डिपेंड करता है कि वो किन शब्दों का इस्तेमाल करे ताकि जो वो भाव प्रकट करना चाहता है सामने वाले या पाठक वर्ग उसी को समझे। तो ये हमने जाना कि भी भाषा कितनी इम्पोर्टेंट है इनकी बजाय, क्योंकि ये तो हमारे मन के विचार हैं, लेकिन भाषा कितनी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यही जो स्थिति है, भाषा ही एक ऐसी स्थिति या कसौटी है जिससे हम लेखक के बारे में जानते हैं। अब हमने देखा कि कौन कौन से बिंदु महत्वपूर्ण होते हैं हमारे सामने, लेकिन अब हम देखेंगे कि रचनात्मक लेखन के विस्तार के लिए हमें क्या करना चाहिए। यानी हम कोई चीज़ लिखना चाहते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि उसका विस्तार कैसे होगा, उसके लिए हमें क्या करना होगा। तो ये क्वेश्चन हमारे सामने आता है। तो चलिए देखते हैं ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनसे हम अपनी रचनात्मक लेखन में विस्तार कर सकते हैं। सबसे पहली बात है, अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए। जब हम अच्छी किताबें पढ़ते हैं तो उसे पढ़ने के साथ साथ लेखक से या जो राइटर से हमें प्रेरणा मिलती है, उस प्रेरणा को ग्रहण करते हुए हमें उसको अपनी रचनात्मकता में उतारना चाहिए। यानी जिस टाइप से राइटर की जो भी चीज़ हमें पसंद आए उसको हमें ग्रहण करना चाहिए।
दूसरी बात है, डायरी लेखन की आदत डालनी चाहिए। जो रोज़मर्रा के जीवन में कुछ न कुछ विशेष ज़रूर घटित होता है। कभी ज़्यादा विशेष घटित होता है तो कभी कम विशेष घटित होता है, लेकिन होता ज़रूर है। तो जब हम उस सामान्य सी बातों को जब लिखना शुरू कर देते हैं, तो उसी में से कुछ विशेष चीज़ें निकल कर सामने आती हैं। जब हम अपनी डायरी का पहला पन्ना पहली बार लिखते हैं, तो उस पन्ने की तुलना जब हम 1 महीने के बाद के पन्ने के साथ करते हैं, तो हमें स्वयं महसूस होगा कि हमारी रचनात्मकता में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है। तो हम यह विकास देख पाते हैं। तो रचनात्मकता को बढ़ाने के लिए या उसके विस्तार के लिए ज़रूरी है कि आप कुछ न कुछ लिखें, और इसका सबसे अच्छा तरीका है डायरी लिखने की आदत डालना। और इसके बाद हम देखेंगे कि कोई अच्छा विचार आए तो उसे तुरंत नोट करें। यानी जब भी आपके दिमाग में कोई अच्छा विचार या वाक्य आए तो उसे उसी समय नोट कर लेना चाहिए, तुरंत नोट कर लेना चाहिए। ये ना सोचिएगा कि उसे बाद में लिखेंगे, क्योंकि जब हम बाद के लिए चीज़ें छोड़ देते हैं तो उससे जो विचार जो हमने सोचा है या दिमाग में आया है, तो उसमें से या तो कुछ भाव गायब हो जाते हैं या फिर हम उसे पूरा ही भूल जाते हैं। तो इसलिए जब भी कोई अच्छा विचार आपके दिमाग में आता है, तो उसे तुरंत नोट कर लेना चाहिए। जो भी अच्छी प्रभावशाली रचना हम पढ़ते या सुनते हैं, उनकी जो प्रभावशाली पंक्तियां हैं या संवाद होते हैं, उनको अपनी डायरी में ज़रूर नोट करें, क्योंकि उससे आपकी जो शुक्तियाँ बनाने का या फिर कह लीजिए टाइटल क्रिएट करने की जो रचनात्मकता है, उसके माध्यम से उसकी क्षमता बढ़ती है। और साथ ही जब आप इन अच्छी वाक्यों को या फिर डायलॉग्स को लिखना शुरू कर देते हैं, तो इसमें अपने आप देखेंगे कि जो आपकी जो रचनात्मक शैली है उसमें मैच्योरिटी आ रही है। आप अच्छे से कितने धीरे धीरे विकास कर रहे हैं, ये आपको खुद पता चलेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप इनको लिखने की आदत में शामिल करेंगे, तो ही आपकी रचनात्मकता में थोड़ा फ़र्क दिखाई देगा। इसके अलावा जब भी हम कहीं कुछ देखते हैं तो उसे अच्छा लगे तो या तो नोट कर लें या उसे अपने फ़ोन में कैप्चर कर सकते हैं। आजकल तो ये सुविधा है ही हमारे पास। इसके अलावा अगर हम देखें तो यात्रा को लिखें। यानी हम सब अभी अपने जीवन में यात्रा करते ही हैं। कभी रेल से, कभी बस से, कभी मेट्रो, ऑटो रिक्शा, न जाने किस किस चीज़ से हम यात्रा करते हैं। तो जो भी आप यात्राएं करते हैं, उसको आप अपनी डायरी में ज़रूर लिखें। जब आप उन यात्राओं को लिखना शुरू करेंगे, तो साहित्य की एक इम्पोर्टेंट विधा है यात्रा वृत्तांत। तो आप उस विधा से जुड़ने का प्रयास करेंगे कि आखिर यात्रा वृत्तांत किस तरीके से लिखा जाता है, किस तरह से यात्रा, मतलब किस तरह से वो यात्रा में होने वाले अनुभवों को रचनाकार अपनी रचनात्मकता के माध्यम से हमारे सामने रखता है। ये सीखने का बहुत अच्छा मौका हमें अपनी यात्रा लिखने से मिलता है। हम इसके हम या तो यात्रा पूरी भी लिख सकते हैं या फिर यात्रा में जो कुछ इम्पोर्टेंट घटित हुआ हो उसको भी लिख सकते हैं, लेकिन लिखना ज़रूरी है कि ताकि हम उस विधा से भी थोड़े अवगत हो सकें। मीटिंग्स, क्लासरूम या सेमिनार से संगोष्ठियाँ, हाँ, ये सब तो हम ज़्यादातर अटेंड करते ही रहते हैं। तो उनमें होने वाली चर्चाओं को भी लिखना ज़रूरी है। ये एक अपने आप में एक क्रिएटिविटी को जन्म देती है, और ये लिखने की आदत आपकी बन जाती है, तो आपकी जो क्रिएटिविटी ही में ये इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है। लेखन, क्योंकि यह लेखन की क्षमता को बढ़ाती है, और फिर इससे हमें ये भी याद रहता है कि इस क्लास में हमने ये पढ़ा था, इस मीटिंग में ये बात हुई थी, तो ये याद करने के लिए भी अच्छा तरीका है। अगला हमारे सामने आता है अखबार पढ़ना। अखबार पढ़ने का पहला लाभ तो यही है कि जो हमें न्यूज़ हैं उनका पता चलता है, हमारे आसपास क्या हो रहा है उसके बारे में हमें पता चलता है, हमारे देश विदेश क्या चल रहा है सबके बारे में पता चलता है। दूसरा ये है कि जो नए नए वर्ड्स हैं उनका पता चलेगा, रीडिंग हैबिट होगी, भाषा का अधिक ज्ञान होगा, तर्क वितर्क करने के लिए विषय मिलता है। जब हम खाली बैठे हैं तो हमें न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो हमें कोई नया विषय मिलेगा, तो तर्क वितर्क या डिबेट करने के लिए हमें विषय मिलेगा। बायोग्राफी भी हम देखने को मिलती है। और रचनात्मकता की बात है तो हम देखेंगे कि हर पेज पिछले पेज से अलग हमें मिलेगा, उसका फॉर्मेट अलग मिलेगा, उसके लिखने की शैली अलग मिलेगी,
शब्दों की जो बनावट है उसका हमें पता चलेगा। हर पेज की भाषा अलग होगी। जैसे बिजनेस पेज की जो भाषा है उसमें सोने के भाव में चढ़ाव या इस तरीके की शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा। दूसरी ओर अगर हम खेल के पेज देखें तो वहाँ पर जैसे छक्के छुड़ा देना, चौका मार देना, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा। और हम देखेंगे कि फ्रंट पेज की भाषा अलग है, दूसरे पेज की भाषा अलग है, तीसरे की अलग है। तो ये इत्यादि रचनात्मकता हमें दिखाई देती है। इसके अलावा जो बोलकर पढ़ते हैं उनके लिए जो बोलने की कला में सुधार अब जरूर आएगा अखबार पढ़ने से। इसके अलावा मूवी सीरियल सभी देखते हैं, सीरीज़ भी हम देखते हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें तो उनमें हर एक चीज़ क्रिएटिव होती है, हर एक चीज़ में रचनात्मकता हमें दिखाई देती है। हर एक डायलॉग में हमें क्रिएटिविटी दिखाई देती है। इतनी रियल सिचुएशन क्रिएट करती जाती है कि वो हमें बिल्कुल रियल सा लगता है। तो यहाँ से हमें उनकी क्रिएटिविटी का पता चलता है। भाषा का ज्ञान भी हमें वहाँ से होता है। कई बार ऐसे होता है कि भाई हम हॉटस्टार पे कोई मूवी देख रहे हैं, हिंदी बोल रहा है वो, तो उसके साथ इंग्लिश में नीचे उसके वर्ड्स साथ में आएंगे, तो इससे हमें भाषा का ज्ञान भी होता है, भाषा सीखने का भी मौका मिलता है। जो हम देखते हैं उसको हम अपनी लाइफ में ऐड करने की कोशिश भी करते हैं। तो जो हम देख रहे हैं मूवीज़ सीरियल्स में उसको अपनी लाइफ में ऐड भी करते हैं, चाहे फिर बात हम सजने संवरने की करें या फिर डायलॉग्स की करें। फैशन की बात करें तो वो सारा हमें मूवी सीरियल से ही मिलता है। आज जो फैशन चल रहा है वो सभी हमें इनसे ही मिलता है। और डायलॉग्स की बात करें तो बहुत सारे डायलॉग्स ऐसे हैं जो हम अपनी लाइफ में बोलते भी हैं और हर एक बच्चा उनको बोलता है। जैसे ऑल इज़ वेल बहुत फेमस डायलॉग है, जब भी कोई परेशानी में होता है तो ये डायलॉग अक्सर बोला जाता है। तो इस तरीके से हम उनको अपनी लाइफ में कॉपी करने की कोशिश करते हैं। कभी कभी हम मूवी में अपने आप को ही देखने लगते हैं, यानी कुछ मूवीज़ ऐसी होती हैं जिसमें हम अपने आप को ही देखने लगते हैं कि ये तो मैं ही हूँ, ऐसा मेरे साथ ही हो रहा है जो इस मूवी में दिखाया जा रहा है। तो हम अपने इमोशंस उसके साथ ज़्यादा कनेक्ट कर लेते हैं। कुछ फिल्में देखकर हम रोने लगते हैं, ज़्यादा इमोशनल मूवी होंगी तो आंखों में आंसू आएंगे या कुछ उसमें ऐसे सीन्स दिखाए जाएंगे जिससे हम इमोशनल होकर रोने लगते हैं। कुछ मूवीज़ में हम हंसते बहुत हैं, तो इस तरीके से हमारे भाव उत्पन्न हो जाते हैं। भाषांतरण के साथ साथ पात्र के साथ जुड़ी एक्टिंग को भी ध्यान में रखा जाता है। यानी भाषा तो चलो हम देख लेंगे कि भाषा के जो अंतर है उसके साथ साथ जो पात्र के पहनावा है या उसके साथ जो संस्कृति जुड़ी है उसको भी हम देखते हैं। जैसे हम इंग्लिश मूवीज़ देखेंगे तो इंग्लिश भाषा वो बोलेंगे, इंग्लिश जो वेस्टर्न कल्चर है वो हमें दिखाई देगा। अगर हम हिंदी मूवीज़ या हिंदी सीरियल्स देखेंगे तो उनमें हमें हिंदी कल्चर दिखाई देगा। तो ये एक्टिंग के माध्यम से हमें दिखाया जाता है। तो ऑडियंस को ध्यान में रखकर इन चीज़ों को रचा जाता है, इन चीज़ों की क्रिएटिविटी की जाती है। तो क्रिएटिविटी कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये हमारे आसपास ही हमें मिलती है, बस उसे देखने के लिए हमें नज़रिए की ज़रूरत होती है। तो हमें क्रिएटिविटी को जगाने के लिए अपने भीतर एक जज्बा जगाने की ज़रूरत है कि आपको अपने भीतर की क्रिएटिविटी बाहर निकालना है। और ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि हर एक इंसान के अंदर कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी होती ही है, वो हर एक इंसान के अंदर होती है। बस ज़रूरत उसे पहचानने की होती है। अब उसे पहचानने का काम हमें स्वयं करना होगा, क्योंकि कोई दूसरा हमें ये नहीं कह सकता कि तुम इस चीज़ में अच्छे हो, ये तुम्हारी क्रिएटिविटी है तो तुम इसमें जाओ, नहीं। ये हमारे स्वयं का कार्य है, तो हमें इसे खुद ही पहचानना होगा। तो हमने ये जाना कि भाई क्रिएटिविटी क्या होती है। हमारे सामने जो इस यूनिट 1 के जो 2 क्वेश्चंस हमारे सॉल्व हो गए हैं, जिसमें हमने देखा कि रचनात्मक लेखन क्या होता है और रचनात्मक लेखन के लिए कौन कौन से घटक या तत्व आवश्यक हैं। इसके अंतर्गत अगर हमारा आंसर था तो वही है कि पहले हम रचनात्मक लेखन को डिफ़ाइन करेंगे और उसके बाद जो उसके घटक थे उसको डिफ़ाइन करेंगे। इसके पश्चात हम दूसरे क्वेश्चन के तौर पर हम देखेंगे कि रचनात्मक लेखन में सुधार या विस्तार करने के लिए कौन से बिंदु हैं। तो वो जो मैंने अभी डिस्कस किए वे बिंदु हमारे रचनात्मक लेखन में सुधार या विस्तार करने के लिए बहुत आवश्यक है। तो आज की वीडियो में हमने जाना यूनिट 1 के बारे में जाना। तो आने वाली वीडियोस में भी हम इसी तरह विस्तार से पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।
तथा शेयर ज़रूर करें और कमेंट में आप हमें अपने विचार बता सकते हैं। और इंस्टाग्राम पर हमारे पेज को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। धन्यवाद।